हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घर पे सभी सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड पढ़े थे और एमॉर्फस सॉलिड के अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, जिसमें हमने पढ़ा था मेटालिक सॉलिड के बारे में, कोवेलेंट सॉलिड के बारे में, आयनिक सॉलिड के बारे में और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो आज की क्लास में हम उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सूडो सॉलिड। हाँ जी, आपको याद होगा सूडो सॉलिड क्या था, वही एमॉर्फस सॉलिड। सूडो सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड को ही सूडो सॉलिड बोलते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। और याद होगा आपको एमॉर्फस सॉलिड क्या होता था, जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरिएबल होता है कि नहीं। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, ऑप्शन पहला है KCl पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट यानी कि BaCl2.2H2O, ठीक है। इसके अलावा रबर है। देन सॉलिड केक लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar, सॉलिड केक लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar। ऑप्शन ए में दिया हुआ पहला, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑप्शन डी इज ओनली थर्ड। तो आपको देखना है व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। अब यहां पे अगर हम एक एक करके देखें तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या ये एमॉर्फस सॉलिड है? जी नहीं, ये एक आयनिक सॉलिड है जो कि क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, ये भी आयनिक सॉलिड है, ठीक है। हाँ, रबर, क्या रबर? जी हाँ, आपको याद होगा एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हमने बताए थे, रबर, प्लास्टिक, कोल tar, मिका, ये सारे एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं। तो रबर ठीक है। रबर के अलावा अगर हम बात करें सॉलिड केक लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar, तो सॉलिड केक लेफ्ट आफ्टर, ये केक खाने वाला केक नहीं है, ये कौन सा केक है? सॉलिड केक लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ कोल tar। कोल tar के डिस्टिलेशन से जो केक बचता है उसके बारे में बात कर रहा है। और आपको याद होगा हमने बताया था कोल tar, बिटुमिन, एस्फाल्ट, ये सारे के सारे क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। तो हमारे पास सही आंसर क्या हो गया? रबर ये एमॉर्फस सॉलिड है और कोल tar ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो अब 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर, 3 and 4। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। अब हमें क्लासिफाई करना है सारे सॉलिड को। क्या क्या दिया हुआ है? टेट्रा फास्फोरस डिऑक्साइड, P4O10, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट है, ब्रास, आप जानते हैं ब्रास क्या होता है? एलॉय होता है किसका? जिंक एंड कॉपर का। कॉपर और जिंक मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अमोनियम फॉस्फेट, NH4 होल थ्राइस PO3, मतलब ये आयनिक फॉर्म में होगा। देन सिलिकॉन कार्बाइड है, रुबिडियम है, I2 आयोडीन, लिथियम ब्रोमाइड, फास्फोरस, सिलिकॉन और प्लास्टिक। अब इसमें हमें इन कैटेगरी में हमें इसको बांटना है, जैसे कि आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखना है कि इसमें से कौन सा नेटवर्क सॉलिड है, कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पहला है टेट्रा फास्फोरस डिऑक्साइड, P4O10। आपको याद होगा फास्फोरस के अंदर क्या होता है? फास्फोरस में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वहां पे जो बॉन्डिंग होता है वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है और सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग P4O10 में भी होता है। तो P4O10 में इस तरह का बॉन्डिंग होता है। दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। किस टाइप का सॉलिड है? दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, P4
O10, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट आपको याद है, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही नेटवर्क सॉलिड है। कैसे? ग्रेफाइट कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में वैन वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे दिया था ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है? नेटवर्क सॉलिड है जी। ये हो गया आपका ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड के अंदर, ठीक है। ग्रेफाइट ब्रास मेटल है, तो ये कौन सा हो गया? मेटालिक सॉलिड, कॉपर और जिंक दोनों के मिक्सचर से बनता है, तो ये हो गया आपका मेटालिक सॉलिड, ब्रास इज मेटालिक सॉलिड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अमोनियम फॉस्फेट, यहाँ पे NH4 प्लस और Q3 माइनस करके होगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस और 3 माइनस हो, यानी कि आयनिक फॉर्म में होगा, और इसलिए ये कौन सा सॉलिड है? दिस इज आयनिक सॉलिड। तो ये हो गया आपका NH4 होल थ्राइस PO3, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड अगेन नेटवर्क सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाइड इज नेटवर्क सॉलिड। रुबिडियम, यस अल्कली मेटल है ना, अल्कली मेटल के अंदर आता है मेटल्स, तो इसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है? मेटालिक बॉन्डिंग, रुबिडियम। देन I2, हाँ आयोडीन, आपको याद होगा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आयोडीन में वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, और इसलिए ये सॉलिड जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, और इसमें जो बॉन्डिंग होता है वो बेसिकली वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। आयोडीन का क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और इसीलिए वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, और इस तरह का सॉलिड इसमें आता है, दिस इज बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड। I2 इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिथियम ब्रोमाइड अगेन Li प्लस Br माइनस, कैटायनिक फॉर्म में, कैटायन और एनायन के फॉर्म में, तो ये कौन सा सॉलिड हो गया? आयनिक सॉलिड, लिथियम ब्रोमाइड। आफ्टर दैट P4 फास्फोरस, कल ही बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में, ये कौन सा सॉलिड है? दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड P4, ओके। आफ्टर दैट सिलिकॉन, सिलिकॉन कौन सा सॉलिड है? नेटवर्क सॉलिड है, सिलिकॉन इज नेटवर्क सॉलिड। एंड लास्ट प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के बारे में मैंने बताया था, प्लास्टिक क्या है? अमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक इज अमॉर्फस सॉलिड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे कि हमें देखना है कि जो भी सॉलिड दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड दिए हुए हैं वो सही है, किसमें गड़बड़ है, और मुझे चूज करना है कौन सा? नॉट करेक्टली मैच्ड, जो गलत है वही चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 में दिया हुआ है वैन डेर वाल्स फोर्स, जी हाँ, सॉलिड CO2 में मैंने क्लास लेक्चर में बताया था आपको, सॉलिड CO2 में क्या होता है? वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है सॉलिड CO2, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में अभी तुरंत हमने बताया कि ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, और दो लेयर के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो वही दिया हुआ है ग्रेफाइट में, कोवैलेंट बॉन्ड एंड वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये दोनों ही ऑप्शन सही लिखे हुए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। नेक्स्ट है ग्रे कास्ट आयरन। अब ग्रे कास्ट आयरन जो है ये एक मेटालिक सॉलिड है, और मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है, तो मेटालिक बॉन्ड होता है लेकिन लिखा क्या हुआ है? आयनिक, तो ये गलत है ना, और हमें गलत ही चूज करना है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, है ना। एक और ऑप्शन बच जाता है, वैसे तो क्वेश्चन खत्म है, एक और ऑप्शन बच जाता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
मेटल एलॉयज, और मेटल एलॉयज में मेटेलिक बॉन्ड होता है किसकी वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो कोर इलेक्ट्रॉन और कर्नल होता है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ आयन डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बस वही बात है, वही बात को दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है आयन डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से होता है। हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन इज द राइट आंसर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। फिर से हमें फॉल्स ढूंढना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इट इज आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ amorphous solid that all the bonds are of equal strength। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या बताया हमने आपको, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी डायरेक्शन में जाने पर हमें सेम मिली। तो क्या आइसोट्रोपिक नेचर की वजह से एमोर्फस सॉलिड का जो है उसके सारे के सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं? जी नहीं, तो ये गलत लिखा हुआ है और हमें गलत ही ढूंढना है। जो गलत ऑप्शन है वही हमें चूज करना है। तो ये गलत दिए हुए हैं, गड़बड़ दिए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ एन अमॉर्फस सॉलिड। याद होगा हमने थर्मोडायनामिक्स में आप डिस्कस किया था एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी बेसिकली बताता है रैंडमनेस को, डिसऑर्डरनेस को, मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है। अगर ज्यादा डिसऑर्डरनेस है मतलब उसका एंट्रोपी ज्यादा हो। जैसे कि गिलास में पानी है तो एंट्रोपी कम है, अगर उसको फैलाते हैं तो उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से आप बताइए, यहाँ पे दिया हुआ एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में चूंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसीलिए क्या इसका एंट्रोपी ज्यादा होगा या कम होगा? ऑर्डर्ड है, रैंडमली अरेंज नहीं है, इसका मतलब एंट्रोपी इसमें कम होगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हायर देन दैट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए लेस, लोअर। तो ये भी गलत ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट, amorphous solids have definite volume but not definite shape। amorphous solid का definite volume होता है और definite shape नहीं होता है, गलत लिखा हुआ है। रबर है, प्लास्टिक है, क्या इसका definite shape नहीं होता है क्या? हाँ जी, क्या definite volume नहीं होता है? तो इसीलिए क्या हो गया, ये गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो सी भी गलत दिया हुआ है, गड़बड़ दिया हुआ है। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, amorphous solids can become crystalline on slow heating। और स्लो हीटिंग को क्या बोलते हैं, एनीलिंग। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह को हीटिंग करके और फिर उसको कूल डाउन किया जाता है और डिफरेंट शेप में उसको बनाया, मतलब डिफरेंट शेप में लाया जाता है उसको। तो एनीलिंग उसी प्रोसेस में यूज होता है, काफी अच्छा प्रोसेस है। तो कह रहा है कि amorphous solid कैन बिकम क्रिस्टलाइन ऑन स्लो हीटिंग। जी हाँ, ये मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है कि amorphous solid भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है स्लो हीटिंग करके, और उसको जब हम कूल डाउन करते हैं, यानी कि ग्रेजुअली हमको हीट करना है, स्लोली हमको हीट करना है, ग्रेजुअली उसको ठंडा करना है, यानी एनीलिंग प्रोसेस के थ्रू amorphous solid को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में बदल सकते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन सही दिया हुआ है। और हमें इस क्वेश्चन में चूज करना था जो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ए भी गलत दिया हुआ है, बी भी गलत दिया हुआ है, सी भी, इसका तीनों ही सही आंसर है, मतलब ए बी सी तीनों इसका सही आंसर हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो गया, ए बी एंड सी, ये तीनों ऑप्शन सही। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे
अब नेक्स्ट हेडिंग डालें, आगे जो हमने पढ़ा था उससे आगे हम बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चैप्टर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस के बारे में, लैटिस पॉइंट के बारे में। पहले इसको समझते हैं। जैसे कोई भी सॉलिड ले लीजिए और उस सॉलिड में जो एटम्स हैं वो किस तरह से कहाँ अरेंज हैं, उसको हम पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वही लैटिस होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम का क्रिस्टल है, और अगर सोडियम का क्रिस्टल है तो इसमें जो कैटायंस होंगे कैसे होंगे, Na+, Na+, तो दी ये मेटेलिक कैटायन है। अब इसी मेटेलिक कैटायन के करस्पॉन्डिंग हम अगर हर एक मेटेलिक कैटायन को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट लें, इसके करस्पॉन्डिंग ये दूसरा पॉइंट लें, इसके करस्पॉन्डिंग तीसरा पॉइंट लें, इसी तरह से ये हो गया। तो बेसिकली कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उस सॉलिड को पॉइंट के थ्रू स्पेस में रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या, लैटिस पॉइंट क्या है? लैटिस पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ सॉलिड विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह पे आप पहले एटम लिखिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस in space with the help of point, with the help of points, with the help of points is called lattice point, यानी कि लैटिस पॉइंट बताता है कि एटम का या आयन का अरेंजमेंट एक सॉलिड के अंदर किस तरह से है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा लैटिस पॉइंट। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज बेसिस। नेक्स्ट डालिए हेडिंग बेसिस। बेसिकली बेसिस क्या है, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, और किस तरह से, जैसे कि मान के चलो आप कि ये लैटिस पॉइंट हमें दिया हुआ है, दीज आर लैटिस पॉइंट्स, these are lattice point। अगर ये सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स, और मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये ड्राई गैस है, CO2 सॉलिड है,
और CO2 सॉलिड में जो एक लैटिस पॉइंट है वहां पे CO2 है। ठीक, ये पॉइंट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CO2। अब यहाँ पे CO2 क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से, यहाँ पे कार्बन होंगे और इस तरह से ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे, तो हम इसको कुछ U रिप्रेजेंट करें। तो चूंकि ये जो CO2 है उसी के रिपीटेशन से ये पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, ये पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये CO2 ये क्या है, दिस इज बेसिस, इसी के बेसिस से ये पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। अगर हम ये सारा बेसिस हर एक लैटिस पॉइंट पर रख दें तो जो मिलेगा, कैसा मिलेगा हमें स्ट्रक्चर, सोचिए। अगर हम सारे लैटिस पॉइंट पर इसको रख देते हैं, एक एक करके रखते हैं, चलिए जैसे यहाँ पे लैटिस पॉइंट है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी लैटिस पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस तरह से ये जो लैटिस पॉइंट है जहां पे हम अगर बेसिस को रख देते हैं तो ये कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ये जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा किसका स्ट्रक्चर, ये होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज कंप्लीट क्रिस्टल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये पूरे कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिस को अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ऐसे लिखिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और, इट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस which is placed at its lattice points and representing the entire crystal, structure। ठीक, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेल। नेक्स्ट है यूनिट सेल। तो नेक्स्ट निकालिए यूनिट सेल। यूनिट सेल, अब यूनिट सेल क्या होता है? तो यूनिट सेल बेसिकली कोई भी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मतलब कोई भी क्रिस्टल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमने देखा लैटिस के माध्यम से भी और बेसिस के माध्यम से भी। लेकिन यूनिट सेल क्या है?
यूनिट सेल बेसिकली है अगर 3D स्पेस में मॉलिक्यूल्स हैं, 3D स्पेस में एटम्स है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक फिगर के जरिए समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज एक क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर हम इसको दो पार्ट में, दो हिस्से में बांटते हैं बीच से। अब क्या करते हैं, इधर से भी यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा कंप्लीट क्यूब था, क्यूब बेसिकली अब कितने पार्ट में बढ़ गए, है ना, ध्यान से देखिए। यहां पे आपको छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्यूब दिख रहा है आपको। और इस 8 क्यूब में से जो आगे वाला क्यूब है उसको हम सैडेड रीजन से दिखाते हैं। जो आगे वाला राइट साइड में क्यूब है उसको हमने सैडेड रीजन से दिखाया है। तो हम बोल सकते हैं जो ये पूरा जो ये क्यूब है, बड़ा सा क्यूब, ये छोटे छोटे 4 क्यूब से मिलकर बना हुआ है। और ये जो छोटा क्यूब है इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल है। अब यहाँ पे जो यूनिट सेल है, अगर ये 3D में हमने दिखाया, अगर हम 3D में इसी को 2D में दिखाएं, तो अगर मैं ये सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखेंगे पॉइंट्स को, आगे वाले सिर्फ आगे वाले प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे वाला प्लेन है उसमें जो छोटा सा हिस्सा है जिसको हमने सैडेड रीजन से दिखाया है, जिसके रिपीटेशन से ये पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, तो ये जो पार्ट है इसको हम 2 डायमेंशन में बोल सकते हैं। ये क्या है, दिस इज यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट सेल क्या है। व्हाट इज यूनिट सेल बेसिकली, इट इज रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ, लिखिए, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट of a solid is called representative unit of a solid is called unit cell, is called unit cell, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है पूरे सॉलिड का। हम बोल सकते हैं कि इसी के रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे कि डेंसिटी की बात करें, कि डेंसिटी पूरे क्रिस्टल का कुछ दिया हुआ है, सपोज इस पूरे क्रिस्टल का डेंसिटी D है, तो क्या इसके यूनिट सेल का भी डेंसिटी D ही होगा या कुछ और होगा? आप जानते होंगे कि पूरे क्रिस्टल का जो डेंसिटी होता है, ये पूरे क्यूब का जो डेंसिटी होगा वो बेसिकली किसके डेंसिटी के बराबर होगा, यूनिट सेल के डेंसिटी के बराबर होगा। क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक नोट करके लिखिए कि फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। लिखिए नोट करके एक पॉइंट,
नोट लिखिए, द डेंसिटी ऑफ perfectly crystalline solid the density of perfectly crystalline solid is equals to the density of perfectly crystalline solid is equal to the density of what? The density of the unit cell. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल की डिफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले हम वन डायरेक्शन में देखेंगे, यूनिट सेल इन वन डायरेक्शन। तो यूनिट सेल इन वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन। जैसे कि मान के चलिए कि लैटिस पॉइंट्स इस तरह से हैं, एक क्रिस्टल है जिसमें लीनियर एटम का अरेंजमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये लेंथ a है, तो a लेंथ, हर एक a लेंथ पर यहाँ पे क्या होंगे, लैटिस पॉइंट होंगे, वहां पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा, ये वाला जो हिस्सा है, ये छोटा सा पार्ट, ये क्या है, दिस इज यूनिट सेल इन वन डायमेंशन। अगर मैं बोलूं कि लैटिस पैरामीटर क्या है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे a लैटिस पैरामीटर है, ठीक है। तो वन डायमेंशन में एक ही टाइप का यूनिट सेल होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन टू डायमेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन। मतलब यूनिट सेल का टाइप हम दो डायमेंशन में किस तरह से होंगे, कितने होंगे, वो हम समझेंगे। टू डायमेंशन में जो सबसे पहला यूनिट सेल है वो है स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल। अब यहां पे लैटिस पॉइंट कुछ इस तरह से है, लैटिस पॉइंट कुछ इस तरह से है, और अगर हम ये चारों पॉइंट को मिलाते हैं तो जो मिलता है वो क्या है, स्क्वायर के टाइप का यूनिट सेल है। यहां पे अगर हम बोले कि ये एस जो है वो a है और ये b है और ये एंगल थीटा है, हम बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू b एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो टू डायमेंशन में जो फर्स्ट टाइप का यूनिट सेल होता है वो है हमारा स्क्वायर यूनिट सेल। अगर सपोज हम यही स्क्वायर को क्या करें, इस एज को थोड़ा सा ऐसे पुल करें और इसको बढ़ा दें, तो सेकंड टाइप का यूनिट सेल में मिलेगा क्या, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। अब हम सीधे यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो यूनिट सेल होगा वो किस तरह से होगा, कुछ यूं होगा। यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स में क्या है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं कि ये एज लेंथ a है और ये b है, तो बताइए यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू b, और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है, हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जो सेकंड टाइप का यूनिट सेल है रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, उसमें लैटिस पैरामीटर a b और थीटा है, जिसमें कि a डज नॉट इक्वल टू b है,
और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। जो थर्ड टाइप का यूनिट सेल है वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल एक हेक्सागोन बना दीजिए। और यहां पे हर एक कॉर्नर पर यहां पे क्या है, दीज आर लैटिस पॉइंट। ये सारे क्या है, लैटिस पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे लैटिस पैरामीटर की बात करें तो मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये एंगल थीटा है ना। तो इस टाइप के क्रिस्टल में हम क्या बोलेंगे, A और B बराबर है ना। ये रेगुलर हेक्सागोन है, A इक्वल्स टू B होगा। और अगर हम थीटा की बात करें तो बताइए कि थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 120 डिग्री। तो जो हमारा तीसरा टाइप का यूनिट सेल है वो क्या है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हम फोर्थ टाइप का यूनिट सेल देखेंगे। फोर्थ टाइप का यूनिट सेल 2 डायमेंशन में वो है रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल। जो हमारा स्क्वायर टाइप का यूनिट सेल था उसको हम पुश करते हैं। तो स्क्वायर टाइप के यूनिट सेल को जब हम पुश करेंगे तो कुछ इस तरह का शेप बनेगा। और इस तरह का जो शेप बनेगा, यहां पे जो ये लैटिस पॉइंट्स होंगे, ये हमें, ये A होगा, ये B होगा। तो स्क्वायर में जैसे A और B बराबर होते थे तो यहाँ पे भी A और B बराबर होंगे। लेकिन ये थीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस एंगल आल्सो नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा। और जो लास्ट टाइप का यूनिट सेल है रोम्बिक यूनिट सेल के बाद वो है पैरेललोग्राम यूनिट सेल। लास्ट टाइप का यूनिट सेल लिखिए, फिफ्थ, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब ये क्या होता है, जैसे सपोज जो हमारा स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल था उसको हमने पुश किया तो इस तरह का शेप बन जाए। ये स्क्वायर टाइप का, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। तो यहाँ पे ये लेंथ अगर A है, ये B है, तो हम कहेंगे A डज नॉट इक्वल टू B एंड थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो बोलेंगे थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया यूनिट सेल, पांचवा तरह का यूनिट सेल जो कि है पैरेललोग्राम यूनिट सेल। इस तरह से 2 डायमेंशन में टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट सेल होता है वो 5 तरह का यूनिट सेल होता है। तो 2 डायमेंशन में टोटल 5 तरह का ही यूनिट सेल होता है जितने भी क्रिस्टल हो। तो बस एक नोट करके लिख लीजिए, नोट, इन 2 डायमेंशन only 5 type of unit cell is possible। आज तक पांचवा के अलावा 6 टाइप का यूनिट सेल नहीं मिला है जितने भी एग्जिस्टिंग क्रिस्टल्स हैं उसमें। तो ये 5 तरह का यूनिट सेल होता है 2 डायमेंशन। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।